दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 909 सब्जेक्ट कोड की, जिसका नाम है अंग्रेजी भाषा शिक्षण यानी कि पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चन पेपर का जो एमसीक्यू किस तरह के पूछे जाते हैं मैं बता देता हूँ। जनरल एमसीक्यू पूछे जाते हैं आपके नॉलेज के ऊपर। यहाँ पे देखिए, एडवांटेज ऑफ मल्टी ग्रेड क्लासरूम इज़, तो मल्टी ग्रेड क्लासरूम होगा तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे। तो इम्प्रूव करेगा लर्निंग को, ईजी होगा यूज़ करने में और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, यानी कि ऑल द अबव जो है सही आंसर है इसमें। इसके बाद में हु सेड द लर्निंग मेक्स ए फुल मैन, तो ये स्टेटमेंट दिया था बेकन ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, इन विच मेथड द टीचर फर्स्ट टेक्स और प्रेजेंट द एग्जाम्पल देन कम्स ऑन थ्योरी और कॉन्सेप्ट। तो इंडक्टिव मेथड होता है आपका, ठीक है। याद रखिएगा, डिडक्टिव मेथड में जो है क्या होगा, टीचर जो है फर्स्ट क्या करेगा, आपको थ्योरी देगा, है कॉन्सेप्ट देगा, उसके बाद एग्जाम्पल देगा। डिडक्टिव में उल्टा हो जाता है, ये याद रखिएगा। अगर आपको इंडक्टिव याद है तो डिडक्टिव अपने आप सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ NCF 2005, तो डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द स्टूडेंट इन द स्टडी इन द स्टूडेंट्स, ये भी सही है। मतलब इंटरेस्ट जो पढ़ाई का जागृत करना है, ये भी इसका लक्ष्य है। और टीचिंग मेथड अकॉर्डिंग टू लेवल, किस लेवल के विद्यार्थी हैं उसके हिसाब से टीचिंग मेथड यूज़ करना है। तो ये दोनों ही सही हैं, बोथ ए एंड बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, evaluation is the appraisal of pupil progress in attaining goals set by the school in class and himself. This definition is given by, तो ये definition जो है ली का गिवन है, ठीक है, ली का गिवन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी बात करते हैं, डैश इज ए टेक्निक ऑफ क्विकली लोकेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बाई सेलेक्टिवली रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए मास ऑफ फैक्ट एंड आइडियाज़। बहुत ज़्यादा आपके पास फैक्ट्स हैं, आइडिया है, उसमें से केवल आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। जैसे कि सपोज़ करिए मैंने 200 बच्चों के नाम दिए और मैंने बोला कि आप अपना नाम निकालिए। तो इस तरह का जो आप रीडिंग करते हैं जिसमें केवल आप अपने नाम पे फोकस करेंगे, यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे, तो वो जो है स्कैनिंग कहलाएगा। तो स्कैनिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, स्कैनिंग। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, चैप्टर 3.1.2 ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज रिलेटेड विद, तो ये आपका फर्स्ट लैंग्वेज से रिलेटेड है, यानी कि आपकी मातृभाषा मदर टंग से रिलेटेड है, याद रखिएगा। 3.1.2, चैप्टर 3.1.3 ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इज रिलेटेड विद, तो ये सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ये भी आपका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए वर्ड मस्ट बी यूजफुल एवरीवेयर, दिस प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ वोकेबलरी इज, क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सलिटी, है सार्वभौमिक, मतलब पूरे संसार में माना जाता है, ठीक है, यूनिवर्स के लिए जो है ये। एक वर्ड भी मस्ट बी यूजफुल एनीवेयर, एनीवेयर मतलब पूरे संसार में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सलिटी का प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया आपसे, पूछने की बात है उसको पहले हम समझ लेते हैं क्या पूछा गया, ठीक है, फिर आपको समझाऊंगा। यहाँ पर एक और चीज क्वेश्चन आपका है जो पूछा गया है, डैश सेड दैट राइटिंग हैज एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू इन स्कूल, तो इसको एम गार्डर ने कहा था, ये एम गार्डर का कथन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है उसकी बात करते हैं। यहाँ बोला गया है आपसे, राइट एनी टू मेरिट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग मेथड। एक्टिव लर्निंग मेथड से जो है आपको क्या टू बेनिफिट हो सकते हैं, मेरिट हो सकती है, खासियत हो सकती है। तो इंक्रीज करता है इंगेजमेंट को और इनकरेज करता है रिस्क टेकिंग को, आप ये भी लिख सकते हो, जो जोखिम लेने को प्रोत्साहित करता है। इंक्रीज करता है एंगेजमेंट को, यानी जुड़ाव बढ़ाता है। इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच में सुधार करता है। मेक्स टेक्नोलॉजी मोर पावरफुल, यानी तकनीकी को और अधिक शक्तिशाली बनाता है, ठीक है। ये जो एक्टिव लर्निंग मेथड है उसकी बातें कर रहे हैं। और स्पार्क्स क्रिएटिव थिंकिंग, यानी रचनात्मक सोच को जगाता है। तो ये सारे के सारे, इसमें से केवल दो लिखने थे। राइट एनी टू कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी व्यक्तिगत भिन्नता के क्या आपके कारण हो सकते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, आपने हिंदी का पेपर दिया होगा, आपको पूछा होगा व्यक्तिगत भिन्नता। तो देखो, हेरिडिटी हो सकता है, यानी कि वंशागति हो सकता है। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण हो सकता है। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट रेस एंड नेशन, यानी कि जाति नस्ल और राष्ट्र का जो है प्रभाव हो सकता है। सेक्स डिफरेंसेस हो सकते हैं, लिंग भेद हो सकता है। एज एंड इंटेलिजेंस हो सकता है, यानी कि आयु और बुद्धि कैसी है, ये भी जो है व्यक्तिगत भिन्नता दर्शाता है। टेम्परामेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी स्वभाव और स्वभावनात्मक स्थिरता कैसी है, ये भी आपको दर्शाता है। तो इसमें से कोई भी दो लिखने थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हु सेड
दैट पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, तो इसको कहा था सैमुअल टेलर कॉर्गिज ने, ठीक है ना। सैमुअल टेलर जो है इन्होंने कहा था पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट एक्सरसाइज कैन बी डन फॉर गाइडेड कंपोजिशन। गाइडेड कंपोजिशन करना है तो आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, ऑरल प्रैक्टिस करेंगे, राइटिंग कंपोजिशन करेंगे और करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स करेंगे। ये सारे के सारे जो है आपके क्या है एक्सरसाइज करेंगे, जो है ना। किसी चीज़ को करने के लिए जो जो आप काम करते हैं उसी को एक्सरसाइज कहा जाता है कि चलो एक्सरसाइज कर लो। जैसे व्यायाम करते हैं तो आप एक्सरसाइज करते हो, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे। व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो, तो आप सभी को पता है, बार बार हम पढ़ चुके हैं। ए पोर्टफोलियो इज ए सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क एंड अदर रिलेटेड मटेरियल्स, जो उसके कलेक्शन हैं स्टूडेंट्स के वर्क के और उसके रिलेटेड जो भी उसने मटेरियल पढ़ी हुई हैं, जो शो करती है एक्टिविटीज़, अचीवमेंट एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस सेक्टर्स एक्सेट्रा, इसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। हिंदी में भी मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 05 स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल, यानी NCF 05 का पूरा नाम क्या है, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज ए क्वेश्चन विच हैज़ ओनली वन राइट आंसर फॉल्स, तो आप जानते हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो अभी आप देख रहे हैं MCQ, ठीक है, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है और जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही हैं जिसमें से कोई एक ही आंसर सही होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, हु सेड मोटिवेशन इज टू फाइंड दोज अप्रोचेज दैट मेक द चाइल्ड eager फॉर द काइंड ऑफ लर्निंग द स्कूल एंडोर्सेस, तो जो है इसमें कौन जो है भूख जगाता है, ये स्टेटमेंट दिया है। मोटिवेशन जो होती है, ये मोटिवेशन क्या होती है, अप्रोच होती है एक तरह से कि एक चाइल्ड के अंदर एक भूख जगाए लर्निंग के लिए, ठीक है ना, स्कूल के एंडोर्सेस में। तो इसको बोला था बर्नार्ड ने, बर्नार्ड का जो है ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज अल्फाबेटिकल मेथड, तो स्पेलिंग मेथड को अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल में क्या होता है ABCDEV EFG, और हम स्पेलिंग भी किसी न चीज़ को मिलाते हैं, जैसे एप्पल, तो एप्पल की स्पेलिंग क्या होगी A+APPLE, तो वो भी अल्फ़ाबेट ही होते हैं। A अल्फ़ाबेट है, फिर APP अल्फ़ाबेट है, फिर L अल्फ़ाबेट है, फिर PE अल्फ़ाबेट है। इस तरह से स्पेलिंग मेथड होता है, अल्फ़ाबेट और स्पेलिंग मेथड दोनों एक ही नाम है। Which of the following is not a component of SQ4R लर्निंग मॉडल। SQ4R लर्निंग मेथड का जो है इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो ये पहला जो S होता है इसका मतलब होता है सर्वे, दूसरा जो Q लिखा है इस Q का मतलब होता है क्वेश्चन, और यह 4 बार जो R लिखा है इसका एक का R का मतलब होता है रीड, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक होता है रिकॉर्ड, एक होता है आपका रिफ्लेक्ट, और एक होता है रिसाइट, रिसाइट या रिकॉर्ड बोल सकते हैं, और एक होता है क्वेश्चन, क्यू से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन भी दिया है, आर भी दिया है, ये भी आर दिया है। एस का मतलब होता है सर्वे, केवल एस का मतलब होता है सर्वे, तो यहाँ पे सेलेक्ट दिया है, तो ये नोट ए कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट नहीं है। सेलेक्ट जो है एस से सेलेक्ट नहीं होता, एस से सर्वे होता है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो ये आपका आंसर सही हो गया, ए वाला ऑप्शन। ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं। इसमें कभी कभी आपसे एग्जामिनर घुमा करके पूछ सकता है कि जो ये SQR मेथड है, SQ4R मेथड जो है, ये कब प्रपोज हुआ था, तो ये प्रपोज किया गया था, ये अभी मैं बताता हूँ, इस मेथड को जो है मॉडल को प्रपोज किया था आपका 1972 में, 1972 में इस मॉडल को प्रपोज किया गया था। किसने प्रपोज किया था, तो इसको प्रपोज करने का श्रेय जो जाता है वो जाता है सीधा सीधा, उनका नाम था थॉमस थॉमस एंड रॉबिन्सन। थॉमस एंड रॉबिन्सन जो है इसके मॉडल को इन्होंने इन्वेंट किया था, इन्होंने दिया था, और कब दिया था, 1972 में दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। द NCFTE वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2009, 2009 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। वर्ड्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अंडरस्टूड बट नेवर और सेल्डमली यूज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग कम अंडर पैसिव वोकेबलरी, ठीक है ना। जो पैसिव होते हैं उनमें पैसिव वोकेबलरी जो होती है हमारी, शब्दकोश होता है जो पैसिव होता है, जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं जिन वर्ड्स को, लेकिन हम बोलने में जो है उसको या राइटिंग में यूज़ नहीं करते हैं, वो पैसिव वोकेबलरी में आती है। और जो हम स्पीकिंग करते हैं और जो राइटिंग करते हैं वो एक्टिव वोकेबलरी में आती है, ये ध्यान रखिएगा।
वर्ड विच आर अपोजिट इन मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनियम्स और अपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पे अपोजिट तो ऑलरेडी लिखा है, तो आप अपोजिट नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एंटोनियम्स लिखेंगे आप। एंटोनियम्स होता है विपरीतार्थी शब्द। द फुल फॉर्म ऑफ FLA इज, तो FLA को होते हैं फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन जो अभी अभी हमने MCQ में देखा था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है द एबिलिटी, और यहाँ पे SLA होता है तो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन हो जाता है, FLA फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। द एबिलिटी टू लर्न मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं मल्टीलिंग्विज्म। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इज इट एडवाइजेबल टू टीच पोएट्री इन पार्ट्स। यस, अगर आप पार्ट्स में पोएट्री को पढ़ते हैं तो आपको हर मुखड़ा जो है समझ में आता है, तो यस कर देंगे कि हाँ ये सही है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय टीचर इन टेकिंग इन द क्लास कॉल्ड, तो यहाँ पर जो आपको बताना है कि इस जो जो टाइम लेता है टीचर किसी क्लास को लेने में, तो उसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं हम टीचर टॉकिंग टाइम। ठीक है, इसको TTT के नाम से लिखा है, इसको बोलते हैं टीचर टॉकिंग टाइम। ठीक है, इसको ये बोलते हैं टीचर टॉकिंग टाइम। टॉकिंग की स्पेलिंग जो होगी वो TALKING होगा। इसी को बोलते हैं TTT टीचर टॉकिंग टाइम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अंडर विच कैटेगरी डू क्वेश्चन विच आर टू बी आंसर्ड इन वन और टू सेंटेंसेस फॉल। तो जो आप एक से दो वर्ड में, एक शब्द में या एक वाक्य में जो उत्तर देते हैं उन क्वेश्चंस को बोलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको VSA बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको लिख दोगे आप वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर इसका फुल फॉर्म हो गया। टाइप क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप ना भी लिखेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एज फ्रॉम 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स कॉल्ड। 12 से 18 वर्ष की आयु को क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। ठीक है ना, या एडल्टहुड भी बोला जाता है इसको। एडल्टहुड बोलिए, एडोलसेंस बोलिए, दोनों ही वाक्य सही हो जाएंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है उसको समझते हैं। इसमें कहा गया है द ऑडिटरी लर्नर्स लर्न बेस्ट व्हेन दे। तो जब ऑडिटरी मतलब जो सुनने वाले होते हैं तब वो सुन करके जो है अच्छा लर्न करते हैं। ठीक है, तो लिसनिंग या लिसन जो है सही हो जाएगा इसका आंसर। द फुल फॉर्म ऑफ SLA, अभी मैंने ऊपर FLA बताया था। FLA फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, SLA है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। इसके बाद में इंडक्टिव मेथड इज ए मेथड टू टीच। तो इंडक्टिव मेथड जो है ये यूज़ किया जाता है ग्रामर पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चैप्टर 3.3.1 ऑफ NCF 2005 इज रिलेटेड विद। तो ये किसके लिए रिलेटेड है, 2005 का जो चैप्टर वो आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा कि करिकुलम एट डिफरेंट स्टेजेज। ठीक है, 3.3.1 जो है ये करिकुलम एट डिफरेंट स्टेजेस के लिए है। ये याद रखिएगा, बहुत सारे पूछ लेता है। अगर आपसे पूछ ले कि मैं कुछ बता देता हूँ आपको और भी जो आपको ज़रूरी है जानना, ताकि आपसे पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो। अगर 1 मिनट मोटा लिखा जा रहा है, 3 उसके अलावा 3.3.2 पूछ ले। 3.3.2 ये किसके लिए है, किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछ ले तो ये आपका आउटलुक से रिलेटेड है। आउटलुक से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे कोई और पूछ ले, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो 3.3.1 है और 3.1.2 है।
3.3.2 है, ये इस तरह से हैं। अगर हम बात करें तो इसके बाद में ये केवल दो ही होते हैं, एक तो अभी मैंने बताया कि 3.3.1 है, ये वाला होता है एक, तो ये होता है करिकुलम एट डिफरेंट स्टेजेस, और दूसरा होता है इसके बाद जो नंबर पे आता है 3.3.2, जहाँ पे एक की जगह दो आ जाएगा, तो ये आउटलुक के लिए होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि 3.4 किस लिए होता है, इसके बाद में 3.3.3 नहीं होता है, तो इसके बाद सीधा आता है 3.4। ये 3.4 जो होता है ये किस लिए होता है, तो 3.4 जो होता है ये होता है सोशल साइंस के लिए, ये सोशल साइंस के लिए होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि 3.3 किस लिए है, 3.3, तो ये केवल साइंस के लिए है, ये साइंस के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ इसको पढ़ लेना, ये साइंस के लिए है। अगर आपसे पूछ ले कि जो 3.2 है वो किसके लिए है, 3.2, तो 3.2 जो है ये मैथ के लिए है, ठीक है, मैथमेटिक्स लिख सकते हो आप, है ना। और 3.2.1 भी पूछ सकता है आपसे। तो 3.2.1 जो है ये है विजन फॉर स्कूल मैथमेटिक्स, स्कूल मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले 3.2.2 किसके लिए है, इसका बता देना ये करिकुलम के लिए है, ये करिकुलम के लिए, ये करिकुलम के लिए, ठीक है। इसी तरह से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछने के लिए 3.2.3 भी पूछ सकता है, ये कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर आपसे पूछ ले कि आपका जो 3.1 किसके लिए है, 3.1, तो ये लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। इसी में पूछ सकता है 3.1.1, इसी में पूछ सकता है 3.1.2, इसी में पूछ सकता है 3.1.3, इस तरह से कोई पूछ सकता है, और इनको बता देता हूँ मैं आपको। तो ये जैसे कि 3.1 आपको बताया मैंने लैंग्वेज के लिए, तो 3.1.1 है लैंग्वेज एजुकेशन के लिए, ठीक है ना, लैंग्वेज एजुकेशन के लिए। देखो इसमें जैसे कि आपका ये 3.4 जो है, ये 3 जो है ये सोशल साइंस के लिए। अब ये 3.1 3.4.1 कुछ होता तो सोशल साइंस से ही मिलता सारा। 3.3 जो है साइंस के लिए है, तो 3.3.1 जो है सब कुछ साइंस में चलता। जैसे 3.2 है मैथमेटिक्स के लिए, तो 3.2.1 जो है, याद रखिएगा जो जिसका है उसी से रिलेटेड होगा। जैसे ये 3.1 जो है ये लैंग्वेज से है, तो 3.1.1 लैंग्वेज एजुकेशन के लिए है। अगर हम 3.1.2 की बात करें, तो अभी अभी मैंने बताया था कि आपका क्या होगा, ये आपका 3.1.2 अभी मैंने बताया था, ये फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, ठीक है ना, या मदर टंग बोल सकते हो आप इसको। और इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि 3.1.3 किसके लिए है, तो सेकंड लैंग्वेज के लिए। एक्विजिशन लगा देना आगे, इसमें भी फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन आएगा, इसमें सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन आएगा, और इसी तरह से आपका चलता रहता है, जहाँ जितने मतलब एनसीएफ में दे रखे हैं उसके हिसाब से ये चलता रहता है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं है इसमें। और यहाँ पर एक जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, ये 3.1.4 आ जाता है, ये आता है आपका लर्निंग एंड सॉरी लर्निंग टू रीड एंड राइट, ठीक है, लर्निंग टू रीड एंड राइट। तो ये सारे के सारे मैंने कुछ बता दिए आपको।
आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया था आपको अभी कि जो आपका 3.4 होगा, 3.4 के बाद जो भी शुरू होगा, 3.4.1 हो, 3.4.2 हो, 3.4.3 हो, तो ये सोशल साइंस से रिलेटेड हो गए। इस तरह से 3.3 होगा जो साइंस से होगा। अब 3.1 अगर होगा तो वो किस लिए होगा, मैंने आपको बता दिया है कि वो साइंस से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। इस तरह से सारे के सारे मैंने बताए हैं, जो महत्वपूर्ण है मैंने बता दिया। अगर जैसे कि आपका 3.2 मैंने बताया था मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, तो 3.21 जो है ये किसके लिए है, ये आपका विज़न और स्कूल मैथमेटिक्स है। इस तरह से आपसे अगर 3.2.2 पूछता है तो ये करिकुलम के लिए है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया। डैश असेसमेंट इज मीन्ड फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेड्स सर्टिफिकेट एंड मेरिट एटसेट्रा। कौन से टाइप के असेसमेंट में जो है ग्रेड दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, या मेरिट में कौन से लेवल पे आया है उसको दिया जाता है, तो वो समस्टिव असेसमेंट होता है। इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल ऑप्शंस। डैश प्रोपोगेट नेविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी। तो इस नेटिविस्ट लिंग्विस्टिक थ्योरी जो है नोम चोम्स्की ने दिया था। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ क्या है, तो नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन भी है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ भी है, प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग भी है, और इसमें इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन भी है। तो अभी हमने जब देखा है ये सब कुछ दिया हुआ है, तो इसमें ना तो हमने अभी देखा इस सब चीज़ों को, यहाँ तक आपने देखा होगा सारे के सारे ये एनसीएफ के हैं, ठीक है। तो एनसीएफ में जो है सभी चीज़ें बात हो रही है लैंग्वेज के ऊपर, है ना, करिकुलम और लैंग्वेज के ऊपर। तो यहाँ पे ना तो इमोशन की बात हो रही है यहाँ पर, अभी तक मैंने समझाया, ना लॉ की बात हो रही है, ना बैंकिंग की बात हो रही है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके, गलत हैं। तो आपका सही कौन सा है, इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन, यानी कि एनसीएफ जो भी है वो लैंग्वेज एजुकेशन के बारे में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एनी करिकुलम इज नॉट कंप्लीट एंड नॉट डैश। एनसीईआरटी कहता है, तो एनसीईआरटी कहता है कोई भी करिकुलम जो है कंप्लीट भी नहीं है और फिक्स भी नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होता है। ओपन एंडेड वर्ड्स आर डैश आइटम। तो ओपन एंडेड वर्ड्स जो है वो ग्रामर आइटम होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंताक्षरी कैन बी प्लेड एज ए डैश गेम। तो अंताक्षरी जो है एक लैंग्वेज गेम की तरह खेला जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए, यहाँ पे पूछा गया है हाउ टू इंगेज सोशल लर्नर, ठीक है ना। एंगेज या कैटर एक ही बात होती है, ठीक है। तो एंगेज कैसे कर सकते हैं सोशल लर्नर्स को, तो बाय ग्रुप प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज एंड पीर टू पीर इंटरेक्शंस, टीम वर्क स्किल एंड डू एंड शेयर एक्टिविटी वी कैन एंगेज और कैटर सोशल लर्नर्स। ये हो गया इसका आंसर पहले का। सेकंड है व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी ग्रेड टीचिंग। तो अभी अभी मैं बताया था ऊपर स्टार्टिंग में हमने एमसीक्यू करा था, उसमें सब कुछ होता है। तो मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या होता है, द टीचिंग ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट एजेस ग्रेड्स एंड एबिलिटीज इन द सेम ग्रुप और सेम क्लास इज नॉन एज मल्टी ग्रेड टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SQ4R। अभी हमने पढ़ा था ऊपर इसका MCQ, तो यहाँ फुल फॉर्म पूछा है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, S का मतलब होता है सर्वे, Q का मतलब होता है क्वेश्चन, और 4 बार R जो आएगा, एक का मतलब होता है रीड, एक का मतलब होता है रिसाइट, एक का मतलब होता है रिफ्लेक्ट, एक का मतलब होता है रिसाइट, और एक का होता है आपका रिव्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये आंसर लिख देंगे। व्हाट इज मेन एम ऑफ लैंग्वेज गेम्स। तो लैंग्वेज गेम्स के क्या एम होते हैं, तो हम बताएंगे कि लैंग्वेज एम इज़ टू इंश्योर या एनहेंस स्टूडेंट्स स्पीकिंग स्किल, प्रोनाउंसिएशन एंड वोकाबुलरी। भाई लैंग्वेज गेम को हम किस लिए खिलाते हैं, ताकि जो है स्पीकिंग स्किल्स सुधर सके, हैं, प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो सके, और उनकी शब्दकोश यानी वोकाबुलरी अच्छी हो सके। वाई शुड वी मेंटेन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन करते हैं, तो हम आंसर देंगे वी शुड मेंटेन एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स टू डॉक्यूमेंट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स बिहेवियर, ठीक है, उनके जो बिहेवियर है अभी उसने क्या किया, हम डे टू डे और टाइम टू टाइम जो है नोट करते रहते हैं, किसी से झगड़ा किया, किसी से लड़ाई की, किसी से गलत बात किया, तो वो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती हैं। उसकी प्रोग्रेस भी देखते हैं और लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे हैं उसको भी देखते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बिहेवियर को इसमें लिखा जाता है, किसमें, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। बिहेवियर के ऊपर सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के अंदर, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये आपने MCQ देखा, शॉर्ट फॉर्म में देखा हमने, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है, वहाँ से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इंग्लिश के दोनों ही पेपर आपस में इंटरकनेक्टेड है। वहाँ के बड़े क्वेश्चन भी यहाँ पे मिलेंगे आपको देखने को, कि जैसे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैड हैंड राइटिंग, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हैंड राइटिंग, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। व्हाट आर द मेजर अडोप्टेड फॉर एनहेंस द लिसनिंग स्किल। इस तरह के जो क्वेश्चन आपने प्रोफिशिएंसी में पढ़े हैं वही आपका पेडागोजी में भी पूछे जाएंगे। पेडागोजी के क्वेश्चंस आपके प्रोफिशिएंसी में भी पूछे जाते हैं, प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चंस पेडागोजी में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको प्रोफिशिएंसी भी पढ़ लेना है, और पेडागोजी तो आप पढ़ ही रहे हो। अच्छी बात होगी अगर दोनों पढ़ लेते हो तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ये जो एग्ज़ाम होता है ये हाई स्कोरिंग एग्ज़ाम होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।